Hello, dear students. Today I am going to discuss about the natural resource land, soil, water. Right. So first, land, soil, water is what? It is a biotic component, right? A biotic component. They don't have life, but without them there is no life. Right. So first thing, natural resources. Resources is what? The source we can use again and again is called resources, right? So land resource, as you know, 70% of this planet is covered by the water body. 70% ग्लोब पे पानी है, किसी फॉर्म में हो, समुद्र हो चाहे नदी हो चाहे जो भी हो, तो वो है। तो रेस्ट क्या है? तो लैंड का यूज़ किस किस में होता है? तो सबसे पहले तो आपका एग्रीकल्चरल है, फॉरेस्ट है, हम लोग फिर रहते हैं, ये सारा चीज़ में लैंड का यूजेस होता है। तो फैक्टर्स डिटरमाइन द लैंड यूज कौन सा है? टोपोग्राफी, क्लाइमेट, क्वालिटी ऑफ थिकनेस ऑफ सॉइल कवर, टाइप्स ऑफ रॉक, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, साइज ऑफ पॉपुलेशन, अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल मीन्स पैसा, right? So the location of a place, it is the connectivity means what? Connectivity means जो communication है, जैसे मसौढ़ी आपका है या कोई भी एरिया जो कनेक्टिविटी है, रेल लाइन इज ऑल्सो, रोडवे इज ऑल्सो, नियर बाई एयरपोर्ट इज ऑल्सो. सो कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट और फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है. Another measure is private and the community water. Changes in the land use pattern. अभी जैसे कहीं भी देखो, कोई भी शहर बसता है तो कैसे बसता है? या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बसता है या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के कारण बसता है. और जब एक चीज़ शुरू हो जाता है तो सारा कुछ वहाँ पे उसका डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाता है. अब उसका जो मेन इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है? लैंडस्लाइड, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे. जैसे देखो, अभी जो माउंटेनरीज था, पहले जो हिल स्टेशन था, पहले लोग वहाँ नहीं रहते थे, वो केवल या तो रिलीजियस पर्पस के लिए या फिर टूरिस्ट पर्पस के लिए. अब क्या हो गया कि इतनी पॉपुलेशन है और हर कोई अब घूमने जा रहा है, हर कोई वैष्णो देवी जा रहा है, हर कोई जो भी है वहाँ जा रहा है. तो उसका कारण क्या हो गया कि हम लोगों ने कन्वीनियन के लिए क्या किया? रोड बनाना शुरू कर दिया. रोड बनाने के लिए हमने क्या किया? पेड़ को काटना शुरू कर दिया. अब ये जो पेड़ हैं या फिर जो स्मॉल हाउस है, जो भी है, तो ये क्या करता है? ये उसके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं. पेड़ या जो चट्टान या जो पहाड़ है, जो रॉक्स है, वो कोई सीमेंटिंग फैक्टर से तो जुड़ा है नहीं, राइट? तो बैलेंस है और उसके बाद उस सब के ऊपर सॉइल है और सॉइल के जो हर्ब्स है उस सारे चीज़ को पकड़ के रखते हैं. ठीक है. दूसरा एक और चीज़ है यहाँ पे, थोड़ा साउंड से इसमें नहीं होगा, थोड़ा साउंड से रिलेट करूँगा कि साउंड क्या है? साउंड इट इज़ अ वेव, इट इज़ अ एनर्जी, वाइब्रेशन. तो अब जब इतना लंबा जो ड्रिल मशीन है, चाहे जो जेसीबी है या फिर जो भी है, अगर वो जब वेव रिलीज़ करेगा तो कहाँ जाएगा? तो वो उसी सराउंडिंग को परेशान करेगा और वो वीक होगा, तो लैंडस्लाइड होगा. लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन का मतलब क्या होता है कि जब पहाड़ खिसकता है तो उसी को लैंडस्लाइड बोलते हैं. तो लैंडस्लाइड टेक्स प्लेस व्हेन अ dirt, prips, rocks and boulders slide down a slope together. कैसे ऐसा होता है? ये सारा बोल्डर, सारा मिट्टी, सब कुछ एक साथ नीचे स्लाइड करने लगता है. ऐसा इसलिए होता है कि उसको होल्ड करने वाला कोई नहीं है, राइट? दूसरा, जो हम अननेसेसरी वेव रिलीज़ करते हैं, चाहे ड्रिलिंग मशीन हो, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण हो, चाहे बहुत सारा व्हीकल्स हो, बहुत सारा चीज़ हो, तो इस सब के कारण यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है. ठीक है. तो कॉज ऑफ लैंडस्लाइड क्लियर? ओके. तो लैंडस्लाइड में बी कॉज्ड बाय द वेरियस नेचुरल एंड द ह्यूमन फैक्टर्स. नेचुरल फैक्टर्स इंक्लूड द रिवर्स, ओशियन, वेव एंड द समटाइम्स. अब जैसे पहाड़ी नदी है, नदी का तो फ्लो बहुत ज़्यादा होता है बरसात में, चाहे जो भी हो, तो जब वो वेव करंट के साथ आएगा तो डेफिनेटली लैंडस्लाइड कराएगा, राइट? अब ये कैजुअलिटी यानी कि नुकसान, वहाँ पे लोग मरते ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि वो एरिया है ही नहीं बहुत सारे लोगों के रहने का.
लेकिन हम लोगों ने वहाँ इंक्रोचमेंट कर लिया, कब्जा कर लिया। तो कब्जा कर लिया तो फिर वापस से जब नेचर अपने रंग पे आएगी तो सबको बहा ले जाएगी, और इसके कारण ये सारा लैंडस्लाइड होता है। ठीक है, और लैंडस्लाइड इंडिया में क्या क्या है वो आप वहाँ पे देख लीजिए, राइट। अब सॉइल रिसोर्स क्या है? तो सबसे पहला जो सॉइल का रिसोर्स है वो है हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए, राइट। ओके, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी यहाँ पे होता है। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए अब सॉइल का एक प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल से हम लोग का प्रोफाइल होता है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ए होराइजन जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है जिसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या है? वो सॉइल नहीं है। ह्यूमस क्या है? अबाउट टू सॉइल है। जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं तो वो जो सॉइल में कन्वर्ट होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, उसको ह्यूमस बोलते हैं। और ये कहाँ पे होता है? ए होराइजन पे। आप कल्टीवेशन या खेत जाके देखेंगे तो जो धान है या जो गेहूँ है या जो भी क्रॉप है उसके रूट्स जो होते हैं 5 से 6 इंच, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो वो जो है लेयर इसी लेयर में होता है, इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे फर्टाइल लेयर है। यहाँ पे सबसे अच्छी खेती होगी, यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ओके। सो उसके बाद अगला होराइजन है ओ होराइजन के बाद है ए होराइजन। यहाँ पे मिनरल्स और मैटर मिक्स्ड करके मिलेंगे। नेक्स्ट है ई होराइजन। ई होराइजन में क्या? लाइट कलर्ड एंड लीचिंग। अब ये सारा होराइजन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये अलग अलग लेयर है, ठीक है। और ये अलग अलग लेयर जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट 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 है। तो इसके कारण उसका सारा कंस्ट्रक्शन चेंज होते जाता है। और सबसे अंतिम में है आर होराइजन और बेड रॉक, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि वो सारा पानी जो है वो स्टोर होता है, राइट। अब ऐसा इसलिए होता है कि ये जो पार्ट है, जो सॉइल का पार्ट है वो पोरस होता है। पोरस जाके वो गैप बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल्स, पोरस। तो उस पोरस से नीचे 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 जा करके वाटर आते जाता है। और एक ऐसा लेयर आता है जिसको आर होराइजन बोलते हैं, अनवेदर्ड रॉक मटेरियल। अब यहाँ पे जो रॉक है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, मीन नॉन पोरस रॉक है। यहाँ से ये वाटर नीचे नहीं जा पाता है और ये पानी यहाँ पे आके रुक जाता है। तो यहाँ पे आर होराइजन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? ओ होराइजन, जिसको टॉप मोस्ट है, जिसमें ह्यूमस है जो कि बहुत फर्टाइल है, ठीक है। दूसरा ए होराइजन, दिस लेयर कंटेन द सॉल्युबल मिनरल्स ह्यूमस विच इज नीडेड टू ग्रो द प्लांट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉप सॉइल, राइट। E horizon, it is a light colored of leaching in desert soil. It may be uppermost horizon since is it not enough to organic matter develop A or O horizon. एक्चुअली ये डेजर्ट इलाका का है तो इसमें डेफिनेटली ह्यूमस नहीं है। ह्यूमस नहीं तो ये फिर यहाँ पे नहीं होगा। बी होराइजन, इट इज़ द बीनीथ, जस्ट नीचे, बीनीथ मतलब जस्ट नीचे, बीनीथ ऑफ द टॉप सॉइल। It is the soluble containing sand, clay and silt. It contains very little humus, okay, humus, but has more minerals than the A horizon and B horizon. A horizon में ह्यूमस है तो इसके लिए वहाँ पे फर्टिलिटी के लिए यूज़ होगा, एग्रीकल्चरल के लिए। C horizon lies below the subsoil. It is a layer of a partially weathered rock materials. Biological process डू नॉट अफेक्ट दिस रॉक। यहाँ पे जैसे बायोलॉजिकल इफेक्ट मतलब पेड़ पौधे या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ये नहीं होगा। एंड आर होराइजन, इट इज़ द बॉटम मोस्ट लेयर सॉइल कंसिस्टिंग ऑफ द सॉलिड अनब्रोकन। अनब्रोकन का मतलब ये पोरस नहीं है, इसलिए यहाँ पे वाटर नीचे नहीं जाएगा। अनब्रोकन रॉक मटेरियल, इट इज़ कॉल्ड पेरेंट रॉक। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। अब सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? सॉइल का फॉर्मेशन वेदरिंग ऑफ रॉक्स के कारण होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या क्या है? द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फॉर्मेशन एंड द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। तो वेदरिंग ऑफ रॉक, और इसमें सबसे पहले क्या है? पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब जिस चट्टान से या जिस पहाड़ के वेदरिंग के कारण जहाँ से निकलेगा वो हुआ पेरेंट रॉक। रिलीफ, क्लाइमेट, प्लांट एंड एनिमल्स, टाइम। तो ये सारा चीज़ है इसमें कि जैसे मान लो वेदरिंग ऑफ रॉक्स में क्या क्या आ गया कि जैसे एयर है, blowing air always used to do the erosion, flowing water it also work, and
दिस फाइन पार्ट। अच्छी देखो क्या होता है, अगर वेदरिंग ऑफ एयर के कारण आपको नहीं पता चलता, लेकिन पानी के कारण पता चल जाएगा कि देखोगे कि जो घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो वहाँ पे बालू आता है, बालू सैंड पार्टिकल है। सैंड पार्टिकल को जब सीविंग के थ्रू जब उसको छानते हैं, अलग करते हैं फाइन पार्टिकल, तो आपको बहुत छोटे छोटे स्टोन मिलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड पेबल्स। तो वो जो पेबल्स है वो कैसे बना? पेबल्स इसी तरह बना कि फ्लोइंग वाटर के कारण घिस के वो पत्थर छोटा होता गया। अब सोचो वो और छोटा और छोटा और छोटा होगा तो वो रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, और सैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर सैंड और छोटा होगा तो फिर सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमस या सारा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो देखोगे, जैसे गांव में जाओगे तो काव डंग सारा जो खेत में रहता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अगर आप रात में काव डंग देखें तो 1-2 दिन के बाद वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो सॉइल सोर्सेज ऑफ इंडिया, तो सबसे पहला 6 है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटरेट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट और एरिड सॉइल। तो एलुवियल सॉइल को हिंदी में अगर आप जानो इसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है कि जो पानी की जो फ्लोइंग रिवर अपने लेकर के आती है बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स को, सिल्ट को, तो बैंक ऑफ रिवर के, नदी के किनारे तट पे उसको डिपॉजिट करती चली जाती है। तो ये उसको बाद में उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। अब ये 2 होता है, न्यू एलुवियल सॉइल और ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो इसको जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसको बोलते हैं खादर, एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल को बोलते हैं बांगर। तो खादर और बांगर यहाँ पे जो चीज़ है, ठीक है, जो कि बहुत एग्रीकल्चर बहुत फर्टाइल होता है, जैसे इधर मोकामा का टाल है या जो भी जो बैंक ऑफ रिवर में, तो चूँकि उसके पास फ्रेश सॉइल रहता है तो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट रहता है, कोई भी चीज़ केवल छींट देना होता है, बस सारा वो जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, न्यूट्रिशन है ही, बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। बस उसमें क्या होता है कि उसको बचाना होता है पेस्टिसाइड पेस्ट से और इंसेक्ट से और बर्ड से। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, तो ये बहुत फर्टाइल सॉइल होता है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगूर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये वॉल्केनिक रॉक के कारण, जैसे जो आपका जो प्लेट्यू का एरिया है, प्लेट्यू के एरिया में ब्लैक सॉइल मिलता है और ये इसको रेगूर बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम रेगूर है। और इसका जो कॉटन कल्टीवेशन में इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब रेड सॉइल इट इज़ रिच इन आयरन एंड कंटेन एंड फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ ओल्ड इग्नियस रॉक, राइट। तो यहाँ से होता है मेटामॉर्फोसिस रॉक। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है रूपांतरण का मतलब होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर के कारण कुछ जो चेंज हो जाता है उसको रूपांतरण को। एक एग्जांपल मैं दूँ कि जो मार्बल आप देख रहे हैं, ये मार्बल क्या है, मेटामॉर्फोसिस है, किसका, ये चूना का, ठीक है। लाइम स्टोन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस कन्वर्ट इनटू दिस स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मार्बल। तो ये जो रेड सॉइल है ये मेटामॉर्फोसिस के से बना है। अब लेटराइट सॉइल फाउंड इन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट, राइट। घाट आप देख रहे हैं, जो आपका वी शेप का जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, उसको बोलते हैं। नॉर्थ पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द लेटराइट सॉइल। इट इज western and eastern ghat, it is just south. You have seen the V shape, this is eastern and western ghat side area if you go through the map, and another is the northeast side area is called the laterite soil. It is not very fertile because it is formed by the intense leaching of the ट्रॉपिकल रीजन्स के कारण शर्स एंड ग्रोथ। तो यहाँ पे बहुत सारा नहीं। माउंटेन सॉइल, जो पहाड़ पे जो मिट्टियाँ होती हैं वो माउंटेन सॉइल है, और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर माउंटेन सॉइल नहीं होगा तो लैंडस्लाइड हो जाएगा, राइट। तो माउंटेन सॉइल जो हिमालय रीजन है जो भी है, तो वो कैसे रुकेगा, वो प्लांटेशन से ही रुकेगा, अदरवाइज वहाँ पे जो सॉइल इरोजन अगर हो गया तो लैंडस्लाइड तय है, ठीक है। डेजर्ट एंड एरिड सॉइल, अगर आप डेजर्ट राजस्थान जाएंगे तो वहाँ के बालू पे वो जो एरिड सॉइल, मतलब वहाँ पे सॉइल में एयर बहुत सारा जाएगा क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब होता है कैसे वो ख़राब होता है या कैसे वो उसका क्वालिटी इन्फीरियर होता है। तो बोथ द नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, राइट। सॉइल इरोजन इज कैरिंग द अवे ऑफ द टॉप सॉइल। अच्छा, सॉइल इरोजन के लिए क्या है कि जो अपर फैक्टर से, मान लो एक उसको प्रिवेंशन के लिए एक होता है बेड क्रॉप।
जैसे जब कोई किसान खेत में है लगाया हुआ, कुछ नहीं है, तो क्या करेगा, ऐसे ही कुछ फॉडर लगा देगा ताकि अपने कैटल्स के लिए कुछ खाना वो निकाल सके। तो उसका कोई यूज़ नहीं, उसका मेन यूज़ ये है कि वो टॉप लेयर का जो सॉइल है उसको रोक के रखे। अदरवाइज़ ये सन हीट के कारण पूरा ज़मीन का मॉइस्चर चला जाएगा, पूरा डेजर्ट हो जाएगा और उसके कारण वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना, और वहाँ पे सॉइल इरोजन होगा। तो इस सब के कारण है सॉइल इरोजन इज द कैरिंग अवे द टॉप सॉइल ड्यू टू द फिजिकल फैक्टर्स लाइक स्लोप ऑफ लैंड। तो बहुत सारा है। डिफॉरेस्टेशन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है सॉइल इरोजन के लिए, और उसको बचाने के लिए फॉरेस्टेशन, प्लांटेशन, राइट। उसके बाद है, अब इसको रोकने के लिए क्या किया गया है, तो इसको रोकने के लिए जो स्टेप फार्मिंग है, जैसे आप देखोगे दार्जिलिंग में चले जाओगे और साउथ में भी चले जाओगे, तो वहाँ जो चाय की खेती है वो कैश क्रॉप है, डेफिनेटली चाय एंड कॉफ़ी इज़ द कैश क्रॉप, तो वो एक अलग इम्पॉर्टेंट है, उसका वो अलग है। लेकिन उसका मेन रोल ये है कि वो जो स्टेप्स है ऑफ माउंटेन, उस पर ये क्या कहता है कि सॉइल इरोजन को रोकता है, क्योंकि जब माउंटेन पे बारिश होती है तो वो पूरा सॉइल को लेकर के निकल जाएगी। लेकिन उसको रोकने के लिए सारे प्लांटेड एग्रीकल्चर है, प्लांटेशन है, ठीक है। तो वो अलग बात है कि उससे इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा है कि चाय की जो टी का जो प्लांटेशन है उसका एक इम्पॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको पानी तो चाहिए लेकिन पानी जमना नहीं चाहिए, ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर नहीं चाहिए। तो वो स्टैग्नेंट वाटर नहीं चाहिए तो कहाँ मिलेगा, तो वो स्लोप पे ही मिलेगा कि बारिश हुई, पानी सबको मिला और पानी निकल गया। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत यूज़फुल है इकोनॉमी के भी पर्पज़ से और सॉइल कंजर्वेशन के भी पर्पज़ से। तो यहाँ पे स्टेप फार्मिंग का यहाँ पे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, राइट। अब है कि वाटर रिसोर्सेज मेन क्या है, मेन तो हमारा वाटर रिसोर्सेज जो है रेन, राइट, रेन है। अब रेन के कारण क्या हो रहा है कि जो बारिश कैसे होती है, वाटर साइकिल आपको पता होगा कि जो ग्राउंड वाटर है यानी कि सी वाटर हो गया, रिवर वाटर होगा, ये इवापोरेट करते हैं, इवापोरेट करने के बाद आसमान में जाएंगे, कंडेंस होंगे और प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है नॉट ओनली वाटर ड्रॉप्स, हिल मीन बर्फ़ का टुकड़ा हो गया, फॉग हो गया, स्नो हो गया, वो सारा चीज़ इसी में आता है। तो वाटर रिसोर्सेज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका नदी, तालाब, ये जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है। और इसमें वाटर कहाँ से आता है, रेन से आता है। एक दूसरा क्या होता है कि जो गंगा है, यमुना है, ये सारी नदियों का जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, वो ग्लेशियर के मेल्ट होने से आता है। गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। तो बहुत सारे लेक जैसे उससे भी जो ये आता है, तो वो बहुत सारा वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है। फिर नदी हो गई, नदी के बाद तालाब है, नहर है, जैसे एक राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल लगाया है, तो वो वहाँ पे नहर आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, वो लगाया आर्टिफिशियल नहर है। तो इस तरह से क्या है कि वाटर रिसोर्सेज इंडिया में है, चैनल बनाया गया है ताकि सारे एग्रीकल्चर, अब वाटर का यूज़ क्या है मेन, तो आपका एग्रीकल्चरल में इरिगेशन के लिए है, तो बहुत सारे चैनल्स बनाए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे तालाब है, कुआं है, आजकल का तो हैंड पंप है, बोरिंग है, बहुत सारा रिसोर्सेज है। लेकिन मेनली क्या है, रेन है, रेन के थ्रू आपका रिवर है, रिवर, लेक, पॉन्ड्स, ये सारा चीज़ इसमें आ रहा है। अब इसको कंजर्व हम कैसे करेंगे, कंजर्व इसलिए करेंगे कि जैसे अभी आप देखोगे कि गंगा है, यमुना है, कितनी गंदी नदियाँ हैं, सब गंदगी इसी में डाल रहा है, डंप यार्ड बना दिया है लोगों ने। तो इसके कारण ये हमारा न सिर्फ हमारे लिए नुकसान तो है ही, बल्कि ये जो पूरा जो एक्वेटिक लाइफ है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है, ये धरती सिर्फ हम लोग का नहीं ना है, धरती सारे लोगों का है, सारे क्रीचर का है जो भगवान ने सब बनाए, चाहे टेरिस्टेरियल जिस पे हम लोग ज़मीन पे हैं या एक्वेटिक जो पानी में है, सारे लोगों के लिए ज़रूरी है। और हम लोगों ने क्या क्या केमिकल, मैंने रिवर को हम लोग डंप यार्ड बना दिए, जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो भी टाउन का गार्बेज है, सारा चीज़ नदी में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इससे हमारा वाटर ख़राब हो रहा है, ठीक है, कंटेमिनेट हो रहा है, पल्यूट हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे डिजीज़ेज़ आ रहे हैं। अब हम लोग के पास दिल्ली सब में देखिए ना, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि जब वो पानी ख़त्म हो गया, अब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं ग्राउंड वाटर का, अब ग्राउंड लेवल का वाटर भी ख़त्म हो रहा है। कैसे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब सारा जो ज़मीन है सब पर तो एक कंक्रीट का मकान बना हुआ है, ये जंगल है। दूसरा क्या है
कि जो भी रोड है तो वो सारे रोड पक्के रोड हैं। पहले क्या होता था, बारिश होती थी तो ज़मीन पानी को सोखता था, एब्जॉर्ब करता था, तो इससे क्या होता था कि वाटर लेवल मेंटेन रहता था। अब जो भी बारिश हो रही है तो वहाँ है कहाँ, तो वो सारा तो बाहर निकल गया पानी, तो नीचे ज़मीन में गया ही नहीं, तो फिर ग्राउंड वाटर कैसे मेंटेन होगा। अब ये है रेन हार्वेस्ट। रेन हार्वेस्ट का एक प्रोसेस है, इससे मतलब कि हम बारिश के पानी को कैसे बचाएं, ठीक है। तो ये यार दो चीज़ हो सकता है जनरल, जैसे देखिए आपका ये स्कूल का बिल्डिंग है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, अगर इसमें सिर्फ एक मेन एरिया है, एक पाइप लगाया जाए जो सारे वाटर को रोक करके और एक जगह पे अंडरग्राउंड वो शिफ्ट करे, तो इस एरिया का पूरा जो ग्राउंड लेवल है वो ठीक हो सकता है। अगर हर घर अपने पर रेन हार्वेस्टिंग लगा ले, यानी कि एक पाइप धरती से जोड़ देगा लगा करके, बारिश होगी वो सारा पानी उसी से चला जाएगा, नाला में ना जा करके उस ज़मीन के अंदर चला जाएगा, तो आपके एरिया का ग्राउंड लेवल वाटर निकल जाएगा। अभी आप देखेंगे जो भी फ्लैट या अपार्टमेंट बन रहा है, सबसे पहले क्या करता है कि पूरे ग्राउंड वाटर को निकाल करके बाहर फेंक देता है। जो भी मॉल बन रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है, तो क्या करता है, अब उसका अलग लॉजिक है, लेकिन दूसरा कारण ये है कि आपके ग्राउंड का वाटर ख़त्म हो रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है वाटर रिसोर्स के लिए, राइट, कि हाउ टू कंजर्व वाटर। जल ही जीवन है, जल ही नहीं रहेगा तो फिर जीवन कहाँ से रहेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू कंजर्व वाटर। आप पानी का कम से कम मिसयूज़ करिए, जितना यूज़ है उतना करिए। जो आरओ वाटर आप लोग सबके घर में, वो क्या है, एक गिलास प्यूरिफाई करने के लिए 10 गिलास पानी वो बाहर वेस्ट करता है, उससे बच रहा है। अगर आपको चलो आरओ का ही पानी है तो उस आरओ के वेस्ट वाटर को आप अलग से स्टोर करिए, अपने घर के काम में लगाइए, ताकि वो आपका वाटर वेस्ट नहीं हो, ठीक है ना। वेस्ट वाटर को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर द सर्वाइवल। तो होप दिस इज़ वेरी यूजफुल। इफ एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, so put your question in comment box and share with your friends, so that every friend you can get the clear concept about the chapters. Thank you.